गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के वीडियो लेक्चर्स में। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, उसे कंप्लीट भी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि आपका है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वॉन्टा फैक्टर। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, एज वेल आपके नीट, IITs, ये जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उनमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम इस टॉपिक को वेल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए टू कंडीशंस होती हैं, पहले वो देख लेते हैं एक बार। इफ एनी सॉल्यूशन, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो उस सॉल्यूशन में इफ इट इज ओबे राउल्ट्स लॉ, किसको फॉलो करता हो? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, या फिर solute neither dissociate nor associate। देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ईच एंड एवरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने कैलकुलेट किया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को, यानी कि M2 को हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपसे ये कहता है कि आप विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप केवल एक्यूरेटली मॉलिक्यूलर मास तब तक निकाल पाते हैं जब तक वो सॉल्यूशन आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, या फिर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ना ही तो एसोसिएट हो ना ही डिसोशिएट हो। समझ रहे हो मेरी बात को? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनका यूज क्या होता है हमारे पास? उनका यूज ये होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाते हैं, और हमने किए भी हैं। ठीक है, बट आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप एक्यूरेटली तभी कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों जब तक वो सॉल्यूशन या तो फॉलो करता हो राउल्ट्स लॉ को, या उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स कभी डिसोशिएट नहीं हो या फिर कभी एसोसिएट नहीं होते हो। तो समझिए इस बात को, कहना क्या चाह रहे अपन कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई सॉल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट या डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड। जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो हमें पता है ये बिहेव करता है आपका एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पे वो आपके आयोनाइज्ड हो जाते हैं। हमें पता है ये आयोनाइज्ड हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, हमारे पास कितने मोल थे स्टार्टिंग में? हमारे पास थे 1 मोल ऑफ NaCl, बट जैसे ही आपका आयोनाइज हुआ है, डिसोशिएट हुआ है, तो आपके पास कितने मोल बन गए हैं? 2 मोल्स बन गए हैं, या 2 पार्टिकल्स बन गए हैं। एक Na पॉजिटिव का मोल बना और एक आपके पास Cl नेगेटिव का मोल बना है। ठीक है, तो 1 मोल जो है वो आपका डिसोशिएट कितने में हुआ? 2 मोल्स में आपका डिसोशिएट हो गया। यानी एक्चुअली हमें लग क्या रहा था कि हमारे पास में जो हमने मोल्स में डिसॉल्व किए हैं वो कितना है? 1 मोल है, लेकिन एक्चुअली में डिसोशिएट होने के बाद हमारे पास कितना मोल आ गया है? 2 मोल्स आ गया है। एंड वी नो दैट वेरी वेल कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास कितने मोल्स आ गए? 2, जबकि हमें लगा क्या था? ऑब्जर्व वैल्यू लगी क्या थी हमारे पास में कि ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1, लेकिन आ कितना रहा एक्चुअल में? 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में जितने मोल्स हमें लग रहे थे उस मोल से हमारे पास कहीं ज्यादा मोल्स हमारे पास में आ रहे हैं जब आपका सोल्यूट क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है,
ऐसे ही जब कोई सोल्यूट हमारे पास में क्या होता है, एसोसिएट होता है, तो एसोसिएशन होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसको हमने वाटर में डाला तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इनके बीच यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वीक बॉन्डिंग जनरेट हो जाएगी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच, यहां भी यही हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आपस में अटैच हो गए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं। तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास बन गया है CH3 COOH का होल 2, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितने मोल थे, टोटल 2 मोल्स थे, लेकिन अब हमारे पास कितना मोल रह गया आपका, 1 मोल। यानी यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए हैं, चिपक गए हैं, 2 मोल होकर क्या बन गया आपके पास, 1 मोल बन गया है। इट मीन्स जब भी आप कोई सोल्यूट के पार्टिकल आइदर एसोसिएट होते हो या डिसोसिएट होते हो, तो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं आती है, यानी जो हमें लगता है उतने मोल्स हमारे पास में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया है बच्चों, तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से एक्यूरेटली मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको कि एक्चुअल मास से हमारे पास में जो मास आया है वो कैसा है, डिफरेंट मास आया है। समझ रहे हो मेरी बात को, हमें लग क्या रहा था कि हमारे पास 1 मोल है, लेकिन हमारे पास आ कितना रहा है, 2 मोल्स आ रहा है आफ्टर डिसोसिएशन। हमें लग क्या रहा था, हमारे पास में 2 मोल्स है, लेकिन आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास कितना मोल आ रहा है, 1 मोल आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे डबल हो गई है, जबकि यहाँ पे आपकी हाफ रह गई है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में चेंज आएगा, वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी आपका डिसोसिएशन होगा सोल्यूट पार्टिकल्स का, या जब भी आपका एसोसिएशन होगा, तो उस केस में एक्चुअल मोलर मास से आपका मोलर मास क्या आ जाएगा, डिफरेंट, यानी वी ऑब्टेन डिफरेंट molecular mass as you can say from actual molar mass। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा फ्रॉम एक्चुअल मोलर मास से, दैट इज known as abnormal molar mass, abnormal molecular mass। तो बच्चों समझ में आया, abnormal molecular mass का मतलब जो molecular mass आपका नॉर्मल ना आए। नॉर्मल कैसे नहीं आएगा, जब भी कोई सोल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हो जाए या फिर उसका एसोसिएशन हो जाए, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आएगा ही आएगा। जो हमें लग रहा है एक्चुअल मोलर मास, उससे कहीं ना कहीं मोलर मास आपका ज्यादा आएगा या उससे कहीं ना कहीं लो आएगा। तो ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास हमें ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, वो एक्चुअल मोलर मास से क्या आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, उसी को हम क्या कह देंगे बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है कि NaCl का हमें लग क्या रहा है, 1 मोल डिसोल्व किया है, बट डिसोसिएशन होने पे कितने मोल बन गए, 2 मोल, यानी मॉलिक्यूलर मास में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 2 मोल से कितना बन गया, 1 मोल बन गया आफ्टर एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, यहाँ पे कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास में क्या आ गया, फिर से वेरिएशन आ गया, कम हो गया आपका। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी सॉल्यूट का एक्चुअल मोलर मास से क्या आ गया, डिफरेंट। किस कंडीशन में, जब वो आपस में एसोसिएट हुए हैं या फिर डिसोसिएट हुए हैं। तो जो डिफरेंस आपका यहाँ पे आया मॉलिक्यूलर मास में, उससे ही हमने क्या कंसीडर कर लिया है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से अपन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ही कैलकुलेट कर पाते हैं जब उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो अब उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, मुद्दे की बात यही आई कि ठीक है,
ये बात समझ में आ जाती है कि एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है और कैसे हमारे पास में आया, किन कंडीशंस में आया। लेकिन अब दूसरी बात जो हमारे पास आएगी वो ये आएगी कि एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए ही वॉन टॉफ साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने वॉन टॉफ फैक्टर कहा। इसे हम देखेंगे, इससे पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए देखिए वॉन टॉफ फैक्टर क्या होगा आपका। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए वॉन टॉफ फैक्टर, देखिए अब वॉन टॉफ फैक्टर क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। द फैक्टर which is used to calculate abnormal molecular mass, यानी ये वो फैक्टर है जो इंट्रोड्यूस किया वॉन टॉफ ने। ठीक है, यानी कह सकते हैं इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉन टॉफ। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वॉन टॉफ फैक्टर क्या हुआ, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉन टॉफ फैक्टर क्या है आपका? ये वो फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक्चुअल मास से डिफरेंट मास है जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो एसोसिएट हो या फिर डिसोशिएट हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आई क्या हुआ आपका। ठीक है, और कैसे ये इसकी हेल्प से अपन कैलकुलेट कर पाते हैं किसको? एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को। तो आई यहां पर क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या यू कहें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो आई क्या है आपका? वॉन टॉफ फैक्टर है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन सोल्यूट के ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका वॉन टॉफ फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने ये पता कर लिया था पहले ही कि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कभी भी इक्वल नहीं होती है उस केस में जब आपका सोल्यूट आइदर डिसोशिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए वॉन टॉफ फैक्टर क्या है आपका? वॉन टॉफ फैक्टर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, ये निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वॉन टॉफ फैक्टर आपका एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। निकालेंगे कैसे, ये हमने यहाँ पे देख लिया फॉर्मूले में। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, किसमें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, बिकॉज हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही वो प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से हम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करते हैं, बट उन केस में नहीं कर पाते एक्यूरेटली जिन केस में आपका सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ है। तो उस केस में हम पहले क्या निकालेंगे बेटा? पहले हम निकालेंगे आई, यानी कि वॉन टॉफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेट करने के बाद हम उसे अप्लाई किस में कर देंगे?
अप्लाई कर देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये आई निकालते कैसे हैं। कॉलिगेटिव वॉन्टा फैक्टर को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, जब मॉलिक्यूल या सॉल्यूट आपका एसोसिएट या डिसोशिएट हो रहा है तब। देखिए यहां लेते हैं फटाफट से एग्जांपल। देखिए क्या होगा आपका, सबसे पहले हम ले रहे हैं किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन के लिए। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है आपका NaCl। ठीक है, इसका हमारे पास कितना मोल है बच्चों, 1 मोल है। जैसे इसको हमने 100% आयोनाइज कर दिया है, डिसोशिएट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी हमारे पास 2 मोल्स हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए सपोज कीजिए हमारे पास का इनिशियल स्टेज पे बात करें, अगर अपन किस पे बात कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे, जब टाइम कितना है आपका 0, उस पे बात करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास का 1 मोल है, तो इसका हमारे पास कितना होगा, 0 एंड 0 मोल होगा हमारे पास, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है इनिशियल टाइम पर। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो रिएक्टेंट आपके पास 100% होता है और प्रोडक्ट आपके पास 0। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है, यानी कि आपका NaCl जो है वो आपका आयोनाइज या डिसोशिएट हो रहा होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कितना है आपका, अल्फा। आपको पता होना चाहिए अल्फा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास में, और उनमें से नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके डिसोशिएट हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कितने हैं, 100 मोल है, 100 में से आपके 100 के 100 ही डिसोशिएट हो गए, तो आपके पास में अल्फा कितना आ जाएगा, 1, यानी आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है, मैं आपको बता दूं वीक के लिए आपकी लो होती है। तो समझ गए मेरी बात को, अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं और उनमें से कितने मोल्स आपके डिसोशिएट हुए हैं, उनका रेशियो जो है वो कहलाता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए आपके पास 100 मोल है और 100 के 100 ही डिसोशिएट हो गए हैं, तो अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑलवेज 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनिशियल टाइम पे हमने कहा किसके हमारे पास 1 मोल है और इसके 0 एंड 0 मोल है। आफ्टर सम टाइम हमने कहा, आफ्टर सम टाइम हमने कहा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आपका अल्फा, यानी कि आपके अल्फा नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए हैं, डिसोशिएट हुए हैं। तो बच्चों हमने क्या कहा, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 100% क्या है, रिएक्टेंट है, ये 0 एंड 0 है। आफ्टर सम टाइम हमने कहा कि 30% प्रोडक्ट बन गया, क्या कहा 30%, तो बताइए रिएक्टेंट कितना बचा, 100 माइनस 30। अब हमने कहा क्या कि हमें हमारे पास अल्फा जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिसोशिएट हुए हैं, तो जब अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो कम कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा हमारे पास बच जाएगा क्या, रिएक्टेंट। तो बच्चों ये तो हो गए हमारे पास में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, और ये क्या हो गया हमारे पास, बिफोर डिसोसिएशन। तो हमारे पास में आई हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हमारे पास, हमने कहा ना हमारे पास आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन। तो हमारे पास आई कितना आ गया बताओ, आफ्टर कितना हमारे पास में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो कितना है, 1 है, तो डिवाइड बाय 1 आ जाएगा हमारे पास में। यहां से कट गया तो हमारे पास में आई कितना बचा, 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1, तो कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपकी 1 प्लस अल्फा जो है, यहाँ पे मान लीजिए आपका अल्फा 100% है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जब 100% होगा तो वहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी मान ले, 1। तो हमारे पास बताओ बच्चों आई कितना आ गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी हमारे पास में यहाँ पे वॉन्टा फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब ये सही है या गलत है इसे देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, एक बार देखिए फटाफट से।
हमें पता है NaCl जो है वो टूट रहा है किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास कितना मोल है, 1 मोल। आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास कितना हो गया, 1 + 1 यानी कि 2 मोल्स हो गया है। तो ये तो आपका 1 मोल और आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया आपका 2 मोल्स। अब हमें पता है I क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल है हमारे पास, आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास है टोटल 2 मोल्स। तो बताओ बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स हमारे पास, 1। तो I की वैल्यू 2/1 कितना हो गया हमारे पास, 2 आ गया। यानी इसका मतलब हमारे पास में आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं, इससे हम फटाफट से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान बोर्ड में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, व्हाट इज द व्हाट इज द वांटा फैक्टर वैल्यू ऑफ MgCl2। देखिए अब आपको फटाफट से बस अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आया था आपके लिए कि MgCl2 के लिए आपकी वांटा फैक्टर वैल्यू क्या होगी। तो निकालेंगे, क्या होगा, MgCl2 को हमने किया 100% आयनाइज या डिसोशिएट, किसमें टूटेगा, Mg 2 प्लस 12Cl नेगेटिव में, ठीक है। बताइए बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास कितने मोल हैं बच्चों, 1 मोल। आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल हमारे पास Mg का है और 2 मोल हमारे पास Cl का है। तो बच्चों I कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय 1 मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3। अब इसे हम वैसे भी देख लेते हैं। इनिशियल स्टेट पे बात करें तो इसका कितना मोल हमारे पास, 1। इनिशियल स्टेट पे कितना मोल होगा, 0 एंड 0। हमने कहा कि हमारे पास में मान लीजिए ये अल्फा मोल टूट रहा है, तो ये अगर अल्फा मोल टूटेगा तो ये कितना टूटेगा बच्चों, 2 अल्फा ऑब्वियसली। और जितना यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स या डिसोशिएट हो रहा है उतना ही यहां से क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। तो 1 - अल्फा आफ्टर सम टाइम, समझे। यानी समझो कि हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल में से आपका अल्फा मोल डिसोशिएट हो रहा है। तो अल्फा टूट रहा है तो इसका मतलब ये 2 अल्फा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जब अल्फा आपका डिसोशिएट हो रहा है तो अल्फा यहां से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आपका बचेगा कितना, 1 - अल्फा। तो बताओ बच्चों I कितना हो जाएगा, I क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया हमारे पास में आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास हो गया ये पूरा, यानी कि 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना हमारे पास में, 1 मोल है बच्चों, तो डिवाइड बाय 1। फर्स्ट से अल्फा यहां गया तो हमारे पास में I कितना बचा, I बचेगा 1 + 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। डिवाइड 1 से करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, I = 1 + 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं एक बार के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कितनी मान लेंगे, 1। तो 1 + 2 × 1, तो I = कितना आ गया, 3। यानी कि हमारे पास आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। फटाफट से एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूं आपको इसी का, जो आपको बुक में आपको गिवन है। बुक में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन होगी इधर, और नहीं होती है तो आपको निकालना आना चाहिए। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन या फेमस एग्जांपल आपकी बुक में जो गिवन है वो आपका ये वाला K4FeCN6। इसके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। K4FeCN6 को अगर हम 100% कर देते हैं क्या बच्चों, आयोनाइज, ठीक है। तो किसमें टूटेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें इनिशियल स्टेट पे या इनिशियल टाइम पर, तो हमारे पास बताओ बच्चों से कितने मोल होंगे, 1, और से कितने मानेंगे, 0 एंड 0। सपोज कीजिए ये आपका ब्रेक होता है अल्फा में, तो ये हो गया 4 अल्फा और ये हो गया हमारे पास अल्फा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - अल्फा। तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ गया, 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना आ गया, 1, ठीक है।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, अल्फा से अल्फा यानी कि 1 + 4 अल्फा हमारे पास आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर आप कंसिडर करते हैं कितना 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1 + 4 × 1 यानी कि हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। यानी आई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास डायरेक्ट 5। ठीक है, वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कितने मोल्स में आपका डिसोशिएट हो रहा है, 4 में हो रहा है +1 में, यानी टोटल कितने मोल्स बन रहे हैं 5। इसके कितने मोल्स है आपके पास 1, तो 5 / 1 = 5 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये एग्जांपल्स हमने कुछ डिस्कस किए हैं किसके, डिसोसिएशन के। एक एग्जांपल मैं फटाफट से आपको एसोसिएशन का भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में ये होगा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट के मोल्स आपके क्या होंगे, एसोसिएट थ्रू एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, और आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। जैसे हमारे पास 2 मोल हैं एसिटिक एसिड के, ठीक है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, एसोसिएट। एसोसिएट होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी कि एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह से, और हमारे पास क्या बना रहे हैं, डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, डाइमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पढ़ा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, और क्या बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। कितना मोल, 1 मोल थे। कितने स्टार्टिंग में हमारे पास 2 मोल्स थे। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट हुए और क्या बना गए, 1 मोल का फॉर्मेशन कर गए हैं। तो 2 मोल से हमारे पास क्या बना बच्चों, 1 मोल बना है। तो देखिए फटाफट से क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, सबसे पहले आफ्टर एसोसिएशन कितना हमारे पास में 1 मोल, और बिफोर एसोसिएशन कितना हमारे पास में 2 मोल। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, हाफ। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब भी आपकी आई की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, K4FeCN6 का किया है, NaCl का सॉल्व किया है, MgCl2 किया है, CaCl2 का आप करके देख सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का आप करके देख सकते हैं। जितने भी आप डिसोशिएट के सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स, सब में आपके आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है, वो क्या, कि जब भी आपके पास वांटा फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट। एंड व्हेनेवर यू गेट आई इज लेस देन 1, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड को क्या किया, एसोसिएट किया, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो जब भी हमारे पास में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो हमारे को पता लग गया यहाँ पे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं वो आपके क्या हो जा रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि whenever you get greater than 1, then moles of solute is always dissociate, and whenever you get I is less than 1, then moles of solute is associate। अच्छा बच्चों, जब I की वैल्यू आपकी 1 आ जाए तब क्या होगा, दोनों केस को हटा देते हैं। जब I की वैल्यू 1 आ जाए, इट मीन्स आपके वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ना ही तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आपका डिसोशिएट हो रहा है, ना ही वो आपका एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, उस केस में हम इजीली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपने ये सीख लिया है कि वॉन्टा फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वॉन्टा फैक्टर को कैलकुलेट करने का क्या मीन था, यहाँ पे हमने बता दिया कि वॉन्टा फैक्टर आपका यूज होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही, बट अगर मान लो आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं है, वो एबनॉर्मल है ड्यू टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तब हम वॉन्टा फैक्टर को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम निकाल पाएंगे क्या, एबनॉर्मल मोलर मास को। ठीक है, अब जब हम आई निकाल चुके हैं बच्चों, यानी कि हम क्या निकाल चुके हैं, वॉन्टा फैक्टर, तब हम इसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, वो फटाफट से देख लीजिए।
हमने टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं आपके साथ। क्या क्या? रिलेटिव lowering ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने निकाला था P नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू x2, या इसे xb भी बोल सकते हो, यानी मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों, ये निकाला था हमने। ये तो कब है? जब आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यही चीज अगर आपकी क्या हो जाए बच्चों, एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि जब इसे डाइल्यूट कर दें अपन मान लो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे बच्चों? आई, यानी कि वॉन ऑफ फैक्टर। समझ में मेरी बात को? सिंपल सी बात है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम निकाल पाते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को। बट कभी कभी क्या होता है, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके एसोसिएट या डिसोशिएट हो जाते हैं, या फिर वो डाइल्यूट हो जाते हैं इस तरह से कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करें, तो उन केसेस में आपके पास क्या होता है कि वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं रह पाता, यानी जो हमें लगता है उससे मॉलिक्यूलर मास कहीं डिफर आता है, हमारे पास में डिफरेंट आता है। तो उसे कैलकुलेट किससे करते हैं बच्चों? वॉन्टा फैक्टर से कर लेंगे, और करने के बाद हम आई को इसमें लगा देंगे। समझ रहे हो? यानी यहाँ पे आई को इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग क्या है कि पहले आई निकाल लो और आई को इससे मल्टीप्लाई कर लो। इससे होगा क्या कि जो भी एबनॉर्मलिटी आपके मॉलिक्यूलर मास में आ रही थी वो भी अब कैलकुलेट हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। सेकंड जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली हम इसे कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, नॉर्मली। लेकिन जब एबनॉर्मल हो जाए तब क्या करेंगे? अगेन आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वही वॉन्टा फैक्टर को इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। थर्ड हमने क्या देखा था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमने निकाला था क्या? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बच्चों यहां भी क्या लगा देंगे? आई, यानी कि वॉन्टा फैक्टर को यहां भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। फोर्थ हमने क्या देखा था बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने निकाला था पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी। N2 अपॉन वी को यहाँ पे अपन C भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहां भी किसको इंट्रोड्यूस कर देंगे? आई को। तो सिंपल, अगेन मैं आपको ब्रीफली जो हमने पढ़ा उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा, कि जनरली हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। कब तक? जब तक वो ओबे करता है राउल्स लॉ को, या उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आपका मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट आएगा, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर हो जाता है तो उसे हम कैलकुलेट किसकी हेल्प से करते हैं बच्चों? वॉन्टा फैक्टर की हेल्प से। वॉन्टा ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसका मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ऐसा करके हम क्या निकालेंगे बच्चों? आई मैंने निकालना आपको सिखा दिया है। और जब हम आई निकाल लेते हैं वॉन्टा फैक्टर किसी एबनॉर्मल मोलर मास के लिए, तो उसके बाद उसे हम किस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जिससे अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर एबनॉर्मल मोलर मास भी आ जाए, यानी अगर सॉल्यूट के पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हो भी जाएं, तब भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन चैप्टर पे, वो होगा आपका वॉन्टा फैक्टर का एसोसिएशन और डिसोसिएशन के साथ रिलेशंस, और उनसे रिलेटिव हम न्यूमेरिकल्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।